धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में बीजेपी का अहंकार भी हारा है और आरएसएस का हार छुपा है। सोचिए, आरएसएस इस देश में जब से सरकार सत्ता में आई है, आरएसएस की सरकार में मानता हूं, बीजेपी तो मुखौटा है, तब से दो चीज उनके जिम्मे था। एक, शिक्षा मंत्रालय पर उन्होंने कब्जा किया था क्योंकि उनको अपना आइडियोलॉजी बढ़ाना था, और दूसरा राम मंदिर। राम मंदिर का मामला आप सबको पता है, मुझे उस पर कुछ बोलना नहीं है। सोचिए, जिसमें सब लोग उनके हैं, और दूसरा शिक्षा मंत्रालय। इस देश में धर्मेंद्र प्रधान को ओबीसी समाज के आदमी को शिक्षा मंत्री बनाकर आरएसएस ने पूरा कंट्रोल कर लिया था। सोचिए कि 47 एनटीए के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये भी जेएनजी के प्रदर्शन पर। क्या टीवी अखबार ने आपको दिखाया? कहा, पूछा, विश्लेषण किया कि ये विनीत जोशी कौन है? आरएसएस के लोग। ठीक कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने, जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, कि सारे अधिकारी आते हैं और पैंट दिखाते हैं, कि चड्डी दिखाते हैं कि मैं भी संघी हूं। तो धर्मेंद्र प्रधान के आड़ में तमाम संघ के लोगों को, वाइस चांसलर, तमाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब जगह अपने लोग भर दिए गए। क्यों? विचारधारा को मजबूत करने के लिए। लेकिन देश की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई। अब सोचिए कि पेपर लीक से गरीब लोगों के बच्चे कभी डॉक्टर नहीं बन पाते, सारे अमीर लोग पेपर खरीद लेंगे। ये स्थिति थी इस देश में। लगातार पेपर लीक हो रहे थे। उससे भी भयानक है कि किस तरह से आरएसएस, सोचिए, जो कहती थी चाल, चरित्र और चेहरा, लेकिन उससे कौन सवाल पूछे? लोग इस देश में डर के बैठे हुए हैं। ठीक लिखा है प्रकाश केरे ने कि जेएनजी और अल्फा ने तो अपना हक, अपनी बात मनवा ली। ये जो मिलेनियल्स, जो हम जैसे जनरेशन है, जिनकी गाड़ी में गन्ना डाला जा रहा है, आप नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो ये जेएनजी और अल्फा लड़ रहे हैं, लेकिन मिलेनियल्स नहीं बोल रहे हैं। हमारे पीछे के जनरेशन वाले तो टीवी देख के बर्बाद हो चुके हैं। मैं इस देश के तमाम लोगों से कह रहा हूं कि इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार जातिवादी गोदी मीडिया है, जिसको नया नाम गोदी मीडिया है। जब तक ये देश टीवी अखबार देखना नहीं छोड़ेगा, तब तक इस देश की दुर्दशा नहीं बदलेगी। आज भी इन छात्रों को क्रिमिनल बताया जा रहा है कि ये लोग हिंसा करने वाले थे। सोचिए, जो राष्ट्रगान गा रहे हैं, सोचिए, तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इनके खाना कहां से आ रहे हैं। तो सोचिए, 12 साल से जो अघोषित इमरजेंसी थी, संजय मांजरेकर ने कहा है कि डर लगता है, परेश रावल ने कहा था एक बार कि डर लगता है, सोनू सूद कह रहे हैं कि मैं जेएनजी होना चाहता हूं। तो जेएनजीओ ने एक बड़ी लकीर खींची। और एक और बात सोचिए, अभिजीत दीपके, क्या क्या नहीं कहा गया अभिजीत दीपके को। उसी शख्स ने इसकी बागडोर संभाली। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जैसे ही कॉकरोच का बयान दिया, अभिजीत दीपके ने बोस्टन में पढ़ाई करते थे, उन्होंने कॉकरोच बनाया। और आज मैंने भाषण सुना, वो कह रहे हैं कि किसी भी नेता को भगवान मत बनाइए। सोचिए, इस देश में जो भी करेगी वो पॉलिटिकल पार्टी करेगी, नेता करेगी। और नए युवाओं के लिए तो मौका ही नहीं है। नेता का बेटा नेता, अभिनेता का बेटा अभिनेता। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जेएनजी ने शानदार काम किया, और वो इन्होंने इस प्रोटेस्ट में भी दिखाया। वो इस प्रोटेस्ट में भी अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को नेता नहीं मान रहे थे, उनको योद्धा मान रहे थे। और वो कह रहे थे कि वो हमारे तभी तक है जब वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनके भक्त नहीं हैं। अगर वो बीजेपी से मैनेज कर लेंगे, बिना इस्तीफा अगर वो मैनेज हो जाते हैं, चूंकि सरकार बड़ा आंदोलन हो गया था, मैनेज हो सकते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों मैनेज हो जाते हैं तो हम इनको भी छोड़ देंगे, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं, हम सब इंडिविजुअल लड़ेंगे इस लड़ाई को। ये थी जेएनजी की राय। जेएनजी इस देश में टीवी अखबार की सच्चाई जानता है। जेएनजी इस देश में विश्वगुरु की सच्चाई जानता है। जेएनजी इस देश में टीवी अखबार के सारे कहानियों की सच्चाई जानता है। उसे पता है रोड कैसे टूट रहे हैं, पुल कैसे ढह रहा है, कैसे एजुकेशन बर्बाद हो चुका है, कैसे नौकरियां नहीं आ रही है। ये सारी बातें जेएनजी जानता है। कैसे वो प्रधानमंत्री के सारे टेलीप्रॉम्प्टर का खेल जानता है। आरएसएस बीजेपी के हिंदू मुस्लिम को कंसेप्ट को जानता है। तो जेएनजी सब कुछ जानता है, अल्फा सब कुछ जानता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया देखता है।
जो मिलेनियल्स हैं वो भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके गाड़ी में गन्ना डाला जा रहा है फिर भी वो नहीं बोल पा रहे हैं। उनकी गाड़ी में गन्ना डाला जा रहा है, गन्ने का रस डाला जा रहा है, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। और मिलेनियल्स के जो पीछे वाले जनरेशन है एक्स, उनके बारे में क्या कह रहा हूं, उनसे तो ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बुजुर्ग हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, 90 के हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनको जो मिल रहा है वो देख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाई पढ़े लिखे लोगों ने लड़ी है और वही लड़ सकते हैं इस देश में। इसीलिए जानबूझकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल को दरकिनार किया जा रहा है और यही है आरएसएस की रणनीति। बाबा साहेब ने, आरएसएस 1925 में बन गया था, बाबा साहब ने कभी आरएसएस से कोई संवाद भी नहीं किया है, कोई बातचीत भी नहीं की है, और उसी आरएसएस की सरकार है। सोचिए, आप बोले सवाल, डेमोक्रेसी में सवाल पूछने पर जेल में डाल दिया जाता है। अभिजीत दीपके ने क्या कहा था कि जब मैं अमेरिका जा रहा था तो मेरी मां नहीं रोई थी इतना जितना मैं भारत आ रहा था तो रोई, उनको लगता था कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब, क्या तस्वीरें हैं सारी। जेनजी के नारे आपने जो सुने मोन्टाज में, वो भी अद्भुत हैं। रेपिस्ट कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, राम रहीम कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। क्या सच नहीं है कि राम रहीम को पैरोल पर पैरोल, आसाराम को पैरोल पर पैरोल। जेनजी को यह भी पता है कि रेपिस्टों को पैरोल मिल रहा है और वो डर नहीं रहे कि उमर खालिद को कैसे जेल में रखा हुआ है। इस देश में कैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको वो सर आंखों पर बैठा रहे हैं। तमाम यूट्यूबर्स, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वो सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने कवर किया। क्या मजाल था कि कोई टीवी अखबार का वहां पत्रकार पहुंच जाए। और सुनिए, वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर रखे हुए हैं, वहां से भी जो बयान आते हैं वो भी सुन रहे हैं। वो ऐसा नहीं, जेनजी हैं, वो पढ़ते लिखते भी हैं, सोशल मीडिया के सारे खेल जानते हैं वो। और सोचिए, ये जीत उनको कोई सौगात में नहीं मिली है, ये जीत उनको लाठी खाकर मिली है, पत्थर, टीयर गैस खाकर मिली है। सड़कों पर 1 महीना सोया है उन्होंने। हाँ, ये बात तो है कि सबसे पहले हिम्मत दिखाई है अभिजीत दीपके ने, जब चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था, जब बंगाल चुनाव के बाद विपक्षी दलों की लाइन लगी थी नेताओं की कि हमें बीजेपी में शामिल कर लो, तब जाकर अभिजीत दीपके ने अमेरिका से आए, अपना कैरियर छोड़ा। और सोचिए, इस देश में बीजेपी के नेताओं को जब मौका मिला, युवाओं को, पटना में गाड़ी तोड़ी। बीजेपी के नेताओं को अब हिम्मत नहीं है कि वो जनता से रूबरू हो सकते हैं। और इस आंदोलन की सबसे खासियत थी महिलाएं और छात्राएं। आप सोचिए, जिस देश में एक छात्राएं अकेले डरी सहमी रहती हैं, जहां कानून व्यवस्था की ये हालत है, वहां पूरी रात जंतर मंतर पर अननोन लोग हैं, उसके बाद वो सबसे सेफ महसूस करती थी। ये बात मैंने उनके बयान से देखा, उनसे पूछा भी है। तो ये जेनजी कई मायनों में अलग हैं, इनको सच्चाई पता है, ये किसी के भक्त नहीं है, किसी के भक्त नहीं है, ये सिर्फ सच के साथ है। और जो भी सच्चाई के साथ आगे आएगा वो उनके साथ खड़ा होंगे। प्रधानमंत्री को 300 मिलियन लोगों ने देखा नहीं है, 300 मिलियन लोगों ने निगेटिव कैंपेन कमेंट किया उनके फेसबुक पर। ये जितने पत्रकार, जो टीवी अखबार के पत्रकार हैं, जब ये सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो जेनजी इनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। नहीं भरोसा है तो उनका कमेंट सेक्शन खोल के देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई है, बाबा साहेब के प्रति सम्मान बढ़ा है, संविधान के प्रति सम्मान बढ़ा है बीजेपी के आने के बाद, क्योंकि पहले इतनी परिस्थितियां खराब हुई नहीं थी। जब आप बीजेपी से सवाल पूछे तो देशद्रोही, और सबसे बड़ी बात, वो तमाम सेलिब्रिटी, चाहे वो फिल्म से हो, स्पोर्ट्स से हो, सिनेमा से हो, सबकी पोल पट्टी खुल गई है, सबकी पोल पट्टी खुल गई है कि कौन डरपोक है और कौन निडर है। और सोचिए, जेनजी के कंधे पर जब बारी आई तो कई सारे सेलिब्रिटी सामने आए। तो मुझे लगता है कि जेनजी और अल्फा ने मिलेनियंस के भी डर खत्म किए हैं, एक्स के भी डर खत्म किए हैं, उन तमाम लोगों के डर खत्म किए हैं। सोचिए, हम लोग 12 साल से क्या क्या झेल रहे हैं, वो हम लोग ही जानते हैं। सरकार से सवाल पूछने की नौबत पर इनकम टैक्स, ईडी, जांच, जेल, रोज धमकी, एफआईआर,
पता ही नहीं चलता जिंदगी कब अगले दिन है, लेकिन बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और जो सोशल मीडिया ने 10 साल बोला है, जेनजी उसी को सच मानते हैं। शुक्रिया जेनजी, संविधान के लिए अपनी जान तक खतरे में डालने के लिए। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है कि आप डेमोक्रेटिक हैं, आप संवैधानिक हैं, आप जातिवादी नहीं हैं, आप सांप्रदायिक नहीं हैं। आपको कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं तोड़ सकता है, जो तमाम कोशिश की गई। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।